नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी, हम जो पढ़ रहे थे साथियों सीईटी एग्जाम के अंदर इंडिया जीके के आए हुए क्वेश्चन को। ठीक है, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए साथियों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 28 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था सीईटी का। उस एग्जाम के अंदर इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन आए थे, चाहे वो जियोग्राफी का हो चाहे वो पॉलिटिकल का हो, मैंने आपको बताया था भी दो सब्जेक्ट के क्वेश्चन, चाहे वो भारत के भूगोल का क्वेश्चन हो चाहे वो भारत की राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन हो, हम करेंगे। ठीक है, तो 27 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों, उनकी क्लास मैंने आपको दे दी थी एक। अभी आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे 28 तारीख को पूछे गए जो सीईटी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन थे, किस किस सब्जेक्ट के, भारत के भूगोल के और भारतीय राज्य व्यवस्था के। इन दोनों सब्जेक्टों के क्वेश्चनों को आज की क्लास के अंदर हम करेंगे, लेकिन करेंगे 28 तारीख वाले। ठीक है, 27 वाले हमने कर लिए थे, आज 28 वाले क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो शुरुआत करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है साथियों? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है तथा जो उसके क्षेत्राधिकार में निहित नहीं है? यानी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसी कौन सी रिट जारी की जाती है जो निचले जो अदालतें हैं, जैसे हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट है, इन अदालतों के अंदर जो इनका अधिकार क्षेत्र होता है, जब ये अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करने लगती है ना, तो इनको एक रिट जारी करती है। कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। उस रिट को क्या बोला जाता है साथियों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें क्या पता होना चाहिए साथियों? प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या उत्प्रेषण। ठीक है, इनमें से कौन सी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निचली अदालतों को अपने न्यायाधिकार क्षेत्र के अंदर रहने के लिए रिट जारी की जाती है, तो वो रिट है साथियों उत्प्रेषण की। कौन सी रिट है? उत्प्रेषण की रिट है। उत्प्रेषण की रिट के साथ में हमें क्या याद करना है साथियों? हमें ये याद करना है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है, रिट जारी करती है। ठीक है, रिट जारी करती है कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी साथियों? पहली रिट है जो उसको बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोला जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरी रिट को क्या बोला जाएगा साथियों? दूसरी रिट को बोला जाएगा परमादेश। क्या बोला जाएगा साथियों? परमादेश। ठीक है, तीसरी रिट को हम क्या बोलेंगे साथियों? तीसरी रिट को हम कहते हैं प्रतिषेध। क्या कहते हैं साथियों? प्रतिषेध के नाम से हम उसको जानते हैं। चौथी जो रिट जारी करती है उस रिट को क्या बोला जाता है साथियों? उस रिट को बोला जाता है अधिकार प्रच्छता। अधिकार प्रच्छता। ठीक है, अधिकार प्रच्छता। पांचवी रिट है साथियों, पांचवी रिट को क्या बोला जाएगा? उत्प्रेषण के नाम से हम उसको जानते हैं। उत्प्रेषण के नाम से हम उसको जानते हैं। ये 5 प्रकार की रिट कौन जारी करती है साथियों? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अच्छा, कमेंट बॉक्स के अंदर आपके लिए क्वेश्चन है कि जो राज्य का हाई कोर्ट होता है, क्या वो रिट जारी कर सकता है? अगर कर सकता है तो कितने प्रकार की कर सकता है? ठीक है, रिट जारी करता है तो कितने प्रकार की रिट जारी करता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की करती है, मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी। हाई कोर्ट कर सकता है, कौन से आर्टिकल के तहत करता है और कितने प्रकार की रिट जारी करता है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। ठीक है साथियों, इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? कौन सा क्वेश्चन है साथियों? दूसरा क्वेश्चन है पॉलिटिकल का। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको जारी करता है? राज्य सरकार को करता है, राज्य विधानमंडल को करता है, राज्यपाल को करता है, या राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष रखता है? किसके समक्ष रखता है? कौन रखता है साथियों? राज्य का जो सूचना आयोग है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है साथियों राज्य सूचना आयोग को। किसको देता है? राज्य सूचना आयोग को देता है। राज्य सूचना आयोग किसको देता है? राज्य सरकार को देता है। ठीक है, राज्य सरकार को राज्य सरकार को दे दिया, फिर राज्य सरकार इसको क्या करती है साथियों? राज्य सरकार इसको क्या करती है? राज्य सरकार इसको विधानसभा के अंदर लेके जाती है। ठीक है, इसको राज्य सरकार इसको विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत
करती है। कौन करती है साथियों? राज्य सरकार। तो सूचना आयोग अपनी जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है या जिसको वार्षिक रिपोर्ट बोला जाता है वो किसको देता है? वो देता है साथियों राज्य सरकार को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए गठित समिति में सम्मिलित नहीं है? ठीक है। आपको पता है भी जब राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है ना तो वो नियुक्ति करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। कमेटी का गठनकर्ता कौन है साथियों? कमेटी का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा कमेटी का गठन किया जाता है। अच्छा, उस कमेटी का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तो उस कमेटी के अंदर जो सदस्य हैं वो कौन कौन से सदस्य हैं साथियों? सबसे पहले आ जाएगा लोकसभा का स्पीकर। कौन आ जाएगा साथियों? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर। ठीक है। दूसरा सदस्य जो उस कमेटी के अंदर आएगा उसको क्या बोला जाता है साथियों? उसको बोला जाता है गृह मंत्री। ठीक है। तीसरा जो उस कमेटी के अंदर आएगा उसको बोला जाता है साथियों लोकसभा व राज्यसभा के विपक्ष के नेता। लोकसभा प्लस राज्यसभा के विपक्ष नेता। ठीक है, विपक्ष नेता। 4 नंबर पे साथियों उसके अंदर कौन होगा? 4 नंबर पे उसके अंदर होगा सदस्य के रूप में राज्यसभा का उपाध्यक्ष भी इसके अंदर आता है। ठीक है। तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष आप लिख लेना, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष। ये हैं साथियों। इतने जानों की क्या बनती है साथियों? कमेटी बनती है। अभी ऑप्शन के अंदर जो दे रखे हैं इनमें से कौन नहीं है? देखो ऑप्शन के अंदर एक भारत का मुख्य न्यायाधीश दे रखा है, जो मुख्य न्यायाधीश इसके अंदर नहीं आता, बाकी सारे ही आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष आता है, लोकसभा के विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री। जब लोकसभा राज्यसभा के अंदर व्यक्ति आ गए तो प्रधानमंत्री भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है साथियों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं? अभी आपको 5-4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है भी जो राजस्थान लोकायुक्त का अधिकार क्षेत्र है, न्यायाधिकार क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर कौन सा इनमें से नहीं आता? तो पहला ऑप्शन क्या है साथियों? राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित सेवाओं के सदस्य। कानून द्वारा स्थापित सेवाओं के सदस्य अधिकार क्षेत्र में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जिला प्रमुख अधिकार क्षेत्र में, लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में बिल्कुल आते हैं जिला प्रमुख। मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री साथियों अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आते, तो आप ऑप्शन क्या लगाओगे? ऑप्शन लगाओगे मुख्यमंत्री। अच्छा, वर्तमान के अंदर राजस्थान का क्या है साथियों? लोकायुक्त कौन है? तो प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के क्या है साथियों? लोकायुक्त हैं। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है। वर्तमान के अंदर राजस्थान लोकायुक्त हैं। राजस्थान लोकायुक्त। ये बात साथियों आपको पता होनी चाहिए, पूछा जा सकता है लोकायुक्त से संबंध के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है। इस सदस्य को, इस तथ्य को क्या कहा जाता है? इस तथ्य को साथियों क्या कहा जाता है? जब लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्य को उसकी जगह पे बोलने की अनुमति या भाषण देने की अनुमति देता है, तो इस तथ्य को किस नाम से हम जानते हैं? हमें ये बताना है साथियों। तो किस नाम से इसको जाना जाता है? इसको जाना जाएगा साथियों यील्डिंग द फ्लोर के नाम से इसको जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? यील्डिंग द फ्लोर के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो साथियों लोकसभा अध्यक्ष का जो भाग नंबर है कौन सा है साथियों? भाग नंबर 5 के अंदर है। आर्टिकल नंबर मैंने उस दिन बताया था 95 के अंदर इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है साथियों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी? कमला बेनीवाल थी, वसुंधरा राजे थी, दिया कुमारी थी, या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या प्रतिभा पाटिल थी? तो प्रतिभा पाटिल के बारे में उस दिन पूछा था, तो प्रतिभा पाटिल क्या थी? राज्यपाल थी ना, मैंने आपको बताया था उस दिन कौन सी राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है। दिया कुमारी वर्तमान के अंदर उप मुख्यमंत्री हैं, वसुंधरा राजे नहीं है साथियों। तो पहली कौन है?
पहली है साथियों कमला बेनीवाल। कौन है साथियों? कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी। अच्छा, कमला बेनीवाल के बारे में साथियों इनका कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, तो कार्यकाल लिख लेना कमला बेनीवाल का, पूछा जा सकता है प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या था। तो कार्यकाल इन्होंने साथियों 25 जनवरी 2024 को 23 को सॉरी 25 जनवरी 2003 2003 को इन्होंने कार्यभार संभाला था। और बनी कब तक रही थी अपने पद पर? 18/12/2003 तक। 8 दिसंबर 2003 तक अपने पद पर बनी रही थी। ये कौन थी साथियों? कमला बेनीवाल, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तो वो राज्यपाल थी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? देखो, सदस्यों का एक तो होता है निर्वाचन, एक होता है मनोनीत करना। तो मनोनीत सदस्य कौन करता है? हमेशा मनोनीत करता है साथियों राष्ट्रपति करता है। तो कितने सदस्य मनोनीत करता है? अच्छा, राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है साथियों? अधिकतम की बात करूं तो 250 अधिकतम हो सकती है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, किस अनुच्छेद के तहत साथियों राष्ट्रपति ये करता है? तो आर्टिकल नंबर 80 के तहत राज्यसभा की सदस्यों की संख्या अधिकतम लिख लेना। 80 आर्टिकल के अनुसार राज्यसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? अधिकतम 250 हो सकती है। ठीक है, पहली बात। जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। जिसमें 12 सदस्य आप लिख सकते हो यहाँ पे। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मनोनीत करते हैं। अच्छा, किस किस वर्ग के अंदर करते हैं? तो वो साथियों साहित्य होगा, विज्ञान हो गया, साहित्य, विज्ञान, कला आदि इन क्षेत्रों के अंदर से राष्ट्रपति क्या करते हैं साथियों? मनोनीत करते हैं। तो वो कितने करते हैं साथियों? तो वो करते हैं, आपको पता है, 12। कितने करते हैं? 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है साथियों एग्जाम के अंदर आया था। स्मारकों, स्थानों तथा कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। यह भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस किस में सम्मिलित है? ये भारतीय संविधान के अंदर किसके अंदर सम्मिलित है? भारतीय संविधान के अंदर आपको पता है जैसे संघ है, दूसरी नागरिकता है, तीसरा मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इनमें से बात कर रहा है, भी इनमें से किसके अंदर शामिल है? मौलिक अधिकार के अंदर शामिल है, न्यायिक पुनरावलोकन के अंदर शामिल है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर शामिल है, या शामिल है साथियों मौलिक कर्तव्य के अंदर? तो ये शामिल है साथियों, किसके अंदर शामिल है आप मेरे को बताओगे? किसके अंदर शामिल है साथियों? ये शामिल हो जाएंगे नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंदर इन्हें शामिल किया गया है। नीति निदेशक तत्व साथियों किस भाग के अंतर्गत आते हैं आपको पता होना चाहिए, या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद साथियों 36 से लेके 51 तक नीति निदेशक तत्वों का या राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसके अंदर साथियों 49 आर्टिकल के अंदर हमें ये बताया गया है भी जो स्थान स्मारक हैं, स्थान है, कलात्मक वस्तुएं हैं, ऐतिहासिक महत्व स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। हमारा जो भारत के अंदर हम व्यक्ति रहते हैं उनको क्या है साथियों? इनको स्मारकों को, स्थानों को, कलात्मक वस्तुओं को ऐतिहासिक महत्व या
सुरक्षित रखना हमारा क्या बनता है साथियों, हमारा अधिकार बनता है। ये अधिकार राज्य सरकारों का भी बनता है, इसलिए साथियों राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंदर इन्हें क्या किया गया है, इन्हें रखा गया है। ठीक है साथियों, तो आर्टिकल आपको 49 याद रखना है, किसके अंदर है साथियों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर है। राज्य सरकारों की या राज्यों की ये जिम्मेदारी बनती है अभी उन राज्यों के अंदर जितने भी ऐतिहासिक स्थान हैं, ऐतिहासिक स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उनकी सबकी सुरक्षा किसके हाथ में होती है साथियों, राज्य सरकारों के हाथ में होती है। तो ये बात आपको कहाँ मिलेगी, ये बात आपको मिलेगी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले साथियों ये देख लेना, हमारे नाना क्लासेज ऐप के ऊपर सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रथम प्रश्न की, और सेकंड ग्रेड का वीडियो कोर्स भी चल रहा है। ठीक है, अभी नवरात्रा के अंदर साथियों इनके ऊपर ऑफर भी चल रहा है, डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप इनको परचेज कर सकते हो आपकी नीड के अकॉर्डिंग। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो पूरा का पूरा आपको क्या मिलेगा साथियों, आपके सिलेबस के हिसाब से आपको पूरे के पूरे सिलेबस के टेस्ट मिलेंगे, शेड्यूल वाइज मिलेंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, वीडियो कोर्स करते हो तो साथियों पूरा का पूरा जो प्रथम प्रश्न पत्र है आपका, वो सारा का सारा साथियों आपको वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। तो आप जैसे आपको सफिशिएंट लगे साथियों, आप उस चीज को परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है हीरालाल चौधरी को, सेम पित्रोदा को, एम एस स्वामीनाथन को, वर सिंह कुरियन को, किसे कहा जाता है। तो साथियों भारत के अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की क्या की थी साथियों, शुरुआत की थी हरित क्रांति की। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है भारत के अंदर, तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति साथियों 1968, सन 1968 लिख लेना, 1968 में हरित क्रांति के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, हरित क्रांति के जनक हैं, उनका जन्म कब हुआ था साथियों, जन्म पूछा जाता है, उनकी मृत्यु पूछी जाती है, तो जन्म 7 अगस्त 1925 को माना जाता है, या हुआ था 7 अगस्त 1925। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी साथियों, मृत्यु के बारे में भी पूछा जा सकता है, उनका जीवन काल तो 28 सितंबर 2023, पिछले साल ही साथियों करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है। 28 सितंबर 2023 को इनकी क्या हुई थी साथियों, मृत्यु हुई थी, किसकी, एम एस स्वामीनाथन की, क्या बोला जाता है, जिन्हें भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है साथियों, हमें ये बताना है, जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, नीली क्रांति हमें इस चीज के बारे में बताना है। फूल उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है, या फल उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध किसके साथ में है साथियों, किसके साथ है नीली क्रांति का, तो नीली क्रांति का संबंध है वो हो जाएगा साथियों मछली उत्पादन में, किस में हो जाएगा, मछली उत्पादन के अंदर नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा साथियों। नीली क्रांति की बात करूं तो नीली क्रांति का जन्म या जनक किसको माना जाता है, इस क्रांति। ठीक है, सबसे पहले इस क्रांति को क्रांति मिशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नीली क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, क्रांति मिशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, पहली बात, क्रांति मिशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इस क्रांति को 1985 में डॉक्टर हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्ण द्वारा पहल की गई थी। हीरालाल चौधरी नाम इंपॉर्टेंट है साथियों, हीरालाल चौधरी का जब भी नाम आए तो वो नाम आ जाएगा साथियों नीली या नीली क्रांति से संबंधित। हीरालाल चौधरी या कौन दूसरे, कौन थे, दूसरे थे साथियों कृष्ण, अरुण कृष्ण, अरुण कृष्ण, ये दो व्यक्ति का संबंध किसके साथ में है साथियों, नीली क्रांति के साथ में इनका संबंध है। नीली क्रांति की शुरुआत कब की गई थी या पहल कब की गई थी, तो 1985 के अंदर इसकी क्या की गई थी साथियों, शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है, सरिस्का नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, इंडियन लेपर्ड के लिए, साइबेरियन क्रेन के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, या एशियन लायन के लिए प्रसिद्ध है साथियों। ये ई नंबर ऑप्शन नीचे आना था, लेकिन कोई बात नहीं। तो किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सरिस्का बंगाल टाइगर की बात करूं तो साथियों 1955 के अंदर इसको वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। देख लेना इसका थोड़ा सा इतिहास।
1955 में वन्य जीव अभयारण्य। पहला, ठीक है। 1955 के बाद में वन्य जीव अभयारण्य, 1978 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। 1978 को क्या किया गया था साथियों, इसको बाघ अभयारण्य, ठीक है, बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। तीसरा साथियों, फिर इसको सरिस्का नेशनल पार्क को 1990 में एक भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था 1990 में। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो ये थोड़ा सा इतिहास है इसका। वन्य जीव अभयारण्य, उसके बाद में बाघ अभयारण्य और उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान। ज्वार सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है साथियों। ज्वार सागर बांध बांदी नदी पर, चंबल नदी पर, सतलुज नदी पर या साबरमती नदी पर है? तो किस नदी पर स्थित है साथियों ज्वार सागर बांध? तो ज्वार सागर बांध हो जाएगा साथियों चंबल नदी के ऊपर। कहाँ पे हो जाएगा? चंबल नदी के ऊपर साथियों। राजस्थान की जियोग्राफी के अंदर ये क्वेश्चन सामान्य सा माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर साथियों क्या बोला जाता है? इंडियन जियोग्राफी का क्वेश्चन है। देखो इंडियन जियोग्राफी के अंदर निम्नलिखित कथनों में से भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में जो सही नहीं है उसको पहचानिए। अभी जो सही नहीं है हमें क्या करना है साथियों, उसको पहचानना है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत है। क्या है साथियों? बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत है, ये तो बात बिल्कुल सही है। बाबर, तराई, बांगर और खादर, चार थी ना साथियों। इसके बाद में खादर नई जलोढ़ मिट्टी की परत है, ये भी बात सही है। तराई एक संकरी पट्टी है जो शिवालिक तलहटी के समांतर या ढलान के टूटने से 8-10 किलोमीटर पर फैली हुई है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तराई नई व पुरानी जलोढ़ मिट्टी की एक परत पट्टी है, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा साथियों? उत्तर हो जाएगा। जब साथियों हम उत्तरी मैदानों की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं साथियों? उत्तरी मैदानों की। वर्तमान के अंदर जो सीरीज चल रही है उसके अंदर पूरी डिटेल से करवाया हुआ है मैंने। उत्तरी मैदानों की बात करते हैं तो इनको चार चार भागों के अंदर बांटा जाता है उत्तरी मैदानों को। एक तो स्थलाकृति या मिट्टी के आधार पे, दूसरा इनको बांटा जाता है प्रादेशिक विभाजन के आधार पे। स्थलाकृति के आधार पे बात करूं तो साथियों एक नंबर पे बाबर हम पढ़ते हैं, दूसरा साथियों तराई पढ़ते हैं, तीसरा साथियों बांगर पढ़ते हैं और चौथा क्या पढ़ते हैं साथियों? चौथा खादर पढ़ते हैं, ठीक है। चौथे को क्या बोला जाता है साथियों? खादर बोला जाता है, ठीक है। ये चार प्रकार हैं साथियों स्थलाकृति के आधार पे। अभी बांबर के अंदर क्या आ जाएगा साथियों? बड़े बड़े पत्थर, जो नदी पहाड़ से निकलती है बिल्कुल पास में बाबर का निर्माण करती है। बाबर के बाद में तराई, तराई के बाद में बांगर और बांगर के बाद में खादर, ठीक है। इसके बाद में साथियों स्थलाकृति के आधार पे तो राजस्थान के मैदान में आपको बता देता हूँ, पढ़ाए हुए हैं मैंने पूरी डिटेल के साथ में। फिर हरियाणा पंजाब के मैदान, हरियाणा पंजाब के मैदान, ठीक है। इसके बाद में साथियों आ जाएगा हमारा गंगा के मैदान, गंगा नदी के मैदान। और गंगा नदी के बाद में साथियों हम क्या पढ़ते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान। ये पूरी तरह से पूरी डिटेल से करवाए हुए हैं साथियों। तो इसका क्वेश्चन गलत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। करेवास है साथियों, ये करेवास है या करेवा है, इसको क्या बोला जाता है? तो ये देख लेना, हिमनदीय चिकनी मिट्टी की मोटी परत, दूसरा ट्रैंक्टरों का एक समूह है, एक लोक नृत्य या मरुस्थलीय मिट्टी। तो इनमें से जो हिमनद चिकनी मिट्टी की मोटी परत होती है ना साथियों, उसको क्या बोला जाता है? उसको करेवस बोला जाता है। अभी इसकी क्या खासियत है साथियों? ये अत्यधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है साथियों? अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। कौन सी? करेवा मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। ज्यादातर साथियों ये जम्मू इस साइड के अंदर पाई जाती है। और यहाँ पे खेती किसकी की जाती है साथियों? आपको पता है खेती किसकी की जाती है? केसर की। और ये क्या होती है साथियों? करेवास हिमनदीय चिकनी मिट्टी होती है। ज्यादा उपजाऊ मिट्टी या अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है साथियों। अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को करेवास कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कौन सा महासागर है साथियों सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा महासागर है साथियों हमारा प्रशांत महासागर। कितने प्रकार के महासागर हैं साथियों? चार प्रकार के, मुख्यतः चार प्रकार के हैं। एक दक्षिणी महासागर भी जोड़ा जाता है साथ में, लेकिन मुख्यतः चार प्रकार के हैं। प्रशांत महासागर,
चार प्रकार के हैं साथियों। पहले की बात करूं तो पहला प्रशांत महासागर, क्षेत्रफल के आधार पे प्रशांत महासागर, ठीक है। दूसरे की बात करूं तो साथियों दूसरा कौन सा आ जाएगा, अटलांटिक महासागर। दूसरा कौन सा आ जाएगा, अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर, अटलांटिक महासागर। तीसरे की बात करूं तो साथियों 3 नंबर पे जो आएगा उसको बोला जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर के बाद में 4 नंबर पे आर्कटिक महासागर, क्या है साथियों, आर्कटिक महासागर। तो ये 4 प्रकार के हैं। सबसे बड़ा पूछा है तो प्रशांत महासागर क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1949 के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 29 अगस्त 1949 को, लिख लेना साथियों, 29 अगस्त 1949 को राज प्रमुख, कौन थे राज प्रमुख साथियों उस समय 1949 के अंदर राज प्रमुख कौन थे, महाराजा सवाई मानसिंह, महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। क्या किया गया था साथियों, उद्घाटन किया गया किसका, राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा 29 अगस्त। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जा सकता है तो साथियों प्रथम इसके मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जा सकता है तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे साथियों, कमल कांत वर्मा इसके क्या थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल की घोषित किया जाता है तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाता है। आपातकाल कितने प्रकार का होता है साथियों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आपातकाल कितने प्रकार का होता है। आपातकाल 3 प्रकार का होता है। जब राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति द्वारा 3 प्रकार का के आपातकाल की घोषणा की जाती है, घोषणा की जाती है। पहला आर्टिकल नंबर 352 के तहत साथियों राष्ट्रीय आपात, ठीक है। आर्टिकल 356 के तहत साथियों राज्य या आपात, क्या बोला जाता है साथियों, राज्य आपात, राज्य आपात बोल सकते हो या इसको और किसी नाम से भी जाना जाता है। किस ना राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण ये बोला जाता है साथियों, ठीक है। और 3 नंबर पे होता है साथियों 360 के अंतर्गत होता है वित्तीय आपात। क्या होता है साथियों, वित्तीय आपात होता है। किस आर्टिकल के तहत करते हैं ये सारे के सारे, 352, 356, 360 के तहत, ठीक है। संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण ये किया जाता है। राष्ट्रीय राज्य आपात राजस्थान के अंदर कितनी बार लगाया साथियों, तो 4 बार राजस्थान के अंदर इसको लगाया जा चुका है। कितनी बार लगाया जा चुका है, 4 बार। तो आर्टिकल नंबर 356 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था, किसने किया था उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत, तो ये किया था साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प को भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद व नीति आयोग की शासकीय परिषद गवर्निंग काउंसिल दोनों का सदस्य होता है। दोनों के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति। देखो
किस किस का? राज्य परिषद और नीति आयोग, ठीक है, का सदस्य की बात कर रहा है तो सदस्य मुख्यमंत्री होगा साथियों। नीति आयोग का भी सदस्य होता है, राज्य परिषद का भी ये सदस्य होता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का उपयोग, भारतीय संविधान के अंदर साथियों राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है, सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में किया जाता है, किसी विशिष्ट राज्य के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में किया जाता है, या जनसभा के रूप में किया जाता है? तो जो हमारी राजभाषा है ना, उसका उपयोग सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में किया जाता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। राजभाषा से 27 तारीख शिफ्ट के अंदर भी क्वेश्चन आया था, तब पूरी डिटेल से बताया था मैंने। 73वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? जब 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया था, जिसको 24 अप्रैल, पिछले क्वेश्चन आया था ना साथियों पिछली शिफ्ट के अंदर, 24 अप्रैल से संबंधित कौन सा दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, तो वो क्वेश्चन था। तो कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 7वीं को, 9वीं को, 11वीं को और 6ठी को। तो कौन सी को जोड़ा गया था साथियों? ये जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अच्छा, विषय की बात करूं तो इसमें कितने विषय हैं साथियों? विषय पूछा जा सकता है तो विषय 29 विषय हैं। कितने विषय हैं साथियों इसके अंदर? 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नीति आयोग के गठन के बाद अब तक जुलाई 2024 में कितने व्यक्ति इसके अध्यक्ष या कितने व्यक्ति इसके अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं? देखो 4 2 1 5, तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों? इसका उत्तर होगा 1 होगा। क्यों होगा साथियों? जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है साथियों? हमें पता है, वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री 2015 से, जब से नीति आयोग बना है तब से प्रधानमंत्री कौन है? एक ही चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी। तो एक ही व्यक्ति है जो इसके पद पर आसीन हुए हैं 2015 से लेकर, या जब से नीति आयोग का गठन हुआ है जुलाई 2024 तक। तो कितने व्यक्ति? सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। कौन थे साथियों नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष? और सदस्य के अंदर साथियों इसके राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है साथियों? इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है साथियों, तो ये थे 28 तारीख वाली क्लास के अंदर पूछे गए इंडियन जियोग्राफी के, इंडियन पॉलिटिकल के और स्टेट पॉलिटिकल के क्वेश्चन। ठीक है, तो जो बाकी सब्जेक्ट हैं साथियों वो गुरुदेव ने आपको करवा दिए थे। इंडियन और इसके जियोग्राफी और इंडियन पॉलिटिकल के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। जाने से पहले साथियों पशु प्रीचर का बैच चल रहा है, 299 रुपये मात्र इसका प्राइस है। आपको टेस्ट सीरीज इसके साथ में फ्री मिल रही है, पूरा का पूरा सिलेबस है, चाहे वो पार्ट ए का हो चाहे वो आपके पार्ट बी का हो। और ये एक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसको कोर्स लेना है वो 299 रुपये के अंदर ले सकता है, और जिसको मात्र टेस्ट सीरीज लेनी है, आपने तैयारी कर रखी है टेस्ट सीरीज लेनी है, तो वो 199 रुपये के अंदर ले सकता है। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। सीईटी के अंदर 27 और 28 तारीख के जो इंडिया जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है साथियों, तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।